हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप बच्चों लोग। आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स। जितने भी एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किए थे, थॉमसन ने किया था, फिर रदरफोर्ड ने किया था, और फिर बात की थी बोहर ने, उनकी बात करेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात आपसे मैं कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसको समझ पाएंगे, क्योंकि वो बार बार मैं यूज करने वाला हूँ। और वो टर्म है, वो टर्म आप सब जानते हैं, नाम सुना है आपने, स्पेक्ट्रम। ठीक, सब जानते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, आपने क्लास 10th 9th में पढ़ा है जरूर कि भाई व्हाइट लाइट सोर्स आई, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके स्प्लिट हो गई विबग्योर में, है ना, पढ़ा है आपने। विबग्योर में ये स्प्लिट हो जाती है, और दिस इज व्हाट वी कॉल ए स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई, आपने अब तक सिर्फ ये स्पेक्ट्रम देखा है बेटा। इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं, ध्यान सुनना बच्चे, जरा सी बात बताऊंगा कि इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस क्यों? क्योंकि इसमें आपको किसी भी कलर के बीच में कोई गैप नहीं मिलता है। इसको आप मर्जिंग टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, है ना। विबग्योर के बीच में कोई गैप मिलता है क्या? नहीं मिलता। ठीक, चलिए, एक ये बात है। बट एक और मैं टर्म यूज करने वाला हूं, उस टर्म को बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस। और इसी को एक और नाम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चा, तो दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। बस इतनी बात आप याद रखिएगा। अच्छा, लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर उस स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो आपको गैप्स मिलते हैं, स्पेक्ट्रम में आपको गैप्स मिलते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए ये कलर है, मान लीजिए कलर है, तो इन कलर्स के बीच में आपको कुछ गैप्स मिलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इन सब के बारे में भी हमारे पास एक टॉपिक आएगा बाद में, जिसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम, पूरा टॉपिक है। पर आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि एक तो होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम और एक होता है आपका लाइन स्पेक्ट्रम, तो दोनों चीज होती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो हम बात करने वाले हैं वेरियस मॉडल्स। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके मॉडल की? थॉमसन के। थॉमसन ने सबसे पहले मॉडल प्रपोज किया था, तो हम ये बात करेंगे कि थॉमसन ने मॉडल के बारे में क्या कहा था, उसकी डीमेरिट्स क्या थी। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप उसे टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, चलिए। तो अब बात ये है, देखिए, आपको जो मैं कहूंगा नोट करने को, वो नोट जरूर कर लीजिएगा, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। नोट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको रेडीमेड मैं आपको दे दूंगा। चलिए, थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। ठीक है, अब देखिए, जब भी एटॉमिक मॉडल आप प्रपोज करेंगे, तो मान लीजिए अगर मैं थॉमसन हूं और मुझे अगर अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज करना हो, तो जाहिर सी बात है मैं एक मीटिंग करूंगा। और मीटिंग में कौन आएगा? मीटिंग में आएगा इस वर्ल्ड के रिनाउंड साइंटिस्ट, जो ये जानना चाहेंगे कि एटम कैसे दिखता है। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं तो शायद इतना एक्साइटमेंट नहीं हो, पर जब थॉमसन ने पहली बार बात करने की स्टार्ट की थी कि मैं बताऊंगा कि एटम कैसे दिखता है, उस टाइम तक प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ही थे। ठीक है, फिर कहीं जाके बहुत देर बाद, बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है बच्चे, तो अब थॉमसन क्या बोलते हैं? मैं थॉमसन, आप सभी वर्ल्ड के रिनाउंड साइंटिस्ट, और हमने बात करना स्टार्ट की। तो मैं पहला पॉइंट बोलता हूं कि एटम इज स्फेरिकल। तो जाहिर सी बात है, साइंटिफिक वर्ड में इंक्विजिटिवनेस, यानी इंक्विजिटिव बहुत होते हैं लोग और क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो तुरंत क्वेश्चन आया, व्हाई नॉट स्क्वायर, व्हाई नॉट ट्रायंगल, व्हाई नॉट कोनिकल शेप, व्हाई नॉट पिरामिडिकल। तो उसका जवाब थॉमसन ने क्या दिया? थॉमसन बोलते हैं, ये देखिए, एटम स्फेरिकल होता है। ये जो बात है, ये सेलेस्टियल बॉडी से काफी मिलती है, क्योंकि सेलेस्टियल बॉडी भी स्फेरिकल होते हैं। तो उन्होंने कहा, इसका क्या रिलेशन है? कह रहा रिलेशन है वो ये कि फॉर एनी गिवन डायमेंशंस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज मिनिमम। फॉर एनी डायमेंशंस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज मिनिमम का मतलब ये है कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी को, यानी किसी भी गिवन सब्सटेंस का अगर स्फेरिकल बॉडी बनाएंगे, तो आपको उसमें एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी। तो मतलब ये होगा कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। अगर आपको किसी चीज को बनाने में एनर्जी कम खर्च हो रही है, तो वो जो एनर्जी है जो बाकी बची हुई, वो आराम से आप उन सब्सटेंस को बाइंड किया कर सकते हैं या बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि ये जो मॉडल मैं बता रहा हूं
क्या मॉडल था कि एक स्फेरिकल, राइट, एक स्फेरिकल आपका शेप होता है किसका, एटम का, और इसमें उसने बोला कि जब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्प्रेड होता है, तो पॉजिटिव चार्ज सारा स्प्रेड होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता है और अगर मैं इलेक्ट्रॉन दिखाऊं तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके धसे हुए होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड एंड द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स। अब इतनी बात कहने के बाद उन्होंने बोला भी देखो आप ऐसे मान के चलो, पुडिंग मतलब खीर बनाई आपने, उस पर किशमिश डाल दी, रेजिन्स, जैसा वो दिखता है वैसे दिखता है। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद जाहिर सी बात है उस टाइम खूब तालियां बजी होंगी, सामने साइंटिस्ट थे, खूब तालियां बजी होंगी, बट वो ताली बजाने के बीच में कुछ लोगों को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मतलब ये जो आप एटम के बारे में बता रहे हैं शायद इतना अच्छा आप बता नहीं पाए जितना हमें लग रहा है। तो एक क्वेश्चन, सपोज किसी क्वेश्चन रेज किया कि सर एक्सक्यूज मी आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्या कि सर आई अग्रीड किए थे कि एटम स्फेरिकल है, मान लिया, लेकिन सर एक बात बताइए, यहां पर चार्ज नेगेटिव है और वो पॉजिटिव चार्ज के ही आसपास है, और आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली सबसे स्टेबल मॉडल आप ये बता रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी बात मैं एज ए लेमन समझ सकता हूं कि अगर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव के बीच में कोई बाउंड्री नहीं, कोई सेपरेशन नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्हें अलग कर सकती है, तो क्या उनके आपस में कोलाइड होने के चांस नहीं? पहली बात इसमें आती है एज ए लेमन। ठीक है बच्चे, ये तो एज लेमन समझ में आती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पेक्ट्रम का जो फिनोमेनन था उसको ये बता नहीं पाया, स्पेक्ट्रम क्यों होते हैं, कैसे क्रिएट होता है, वो ये बता नहीं पाया था, तो उसके बेसिस पे थॉमसन का मॉडल था वो डिस्कार्ड हो गया। चलिए, अभी जो शख्स बात कर रहे थे इनका नाम था रदरफोर्ड, मान लीजिए रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड ने वो बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे आप क्या बोलते हैं, गोल्ड फॉर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आपको याद होगी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, कुछ रिबाउंड हुए थे, वो सारी चीजें आपको याद होंगी। ठीक है, तो अब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल देना स्टार्ट किया, और वो क्या कहते हैं वो सुनो ध्यान से। रदरफोर्ड ये बोलते हैं क्या, थॉमसन जी, मैं रदरफोर्ड, थॉमसन यहां बैठे कुर्सी पे और आप सब साइंटिस्ट। चलिए, सब ऐसी मजाक कर रहा हूं, तो अगर मान लीजिए मैं रदरफोर्ड हूं और मैं बताना स्टार्ट करता हूं, तो मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं द टोटल चार्ज, कौन सा पॉजिटिव, एंड द टोटल मास, द टोटल चार्ज एंड टोटल मास इज present in a very small area in the atom known as nucleus। ये बात वो इसलिए कह सकते थे जब अल्फा पार्टिकल हिट होके वापस आए थे, तो कोई ऐसा हार्ड मास था जहां से हिट होके वापस आए थे। तो क्या बोला रदरफोर्ड ने, द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास इज कन्फाइंड इन ए वेरी स्मॉल एरिया नोन एज न्यूक्लियस। चलिए, तो उन्होंने बोला टोटल चार्ज पॉजिटिव तो वहां पे है, जिसे आप बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये भी बोला कि न्यूक्लियस शुड बी प्रेजेंट जस्ट इन द सेंटर। ठीक है, अच्छा सेंटर किसका, स्फेयर का, अगेन स्फेरिकल आया। ठीक है, तो अब लोगों ने पूछा भाई इलेक्ट्रॉन कहां पे, कह रहे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, तो रिवॉल्व कर रहे हैं, कहां रिवॉल्व कर रहे हैं, कैसे रिमूव कर रहे हैं, उनका पाथ क्या है, तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ, और इस सर्कुलर पाथ को उन्होंने बोला ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ, इससे बोला कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, चारों तरफ। ठीक है, तो और इस रेवोल्यूशन वाले पाथ को उन्होंने क्या बोला, ऑर्बिट। तो ये टर्म ऑर्बिट है। अब आपको लगेगा कि सर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मान के चलिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स यहां मान लो ऐसे करके, है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है किसके आसपास, किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसे आपने क्या बोला, ऑर्बिट मान लिया। अब लेकिन एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा, सर इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, जिस तरह से प्लैनेट मूव करते हैं, प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, एग्जैक्टली वैसा है क्या, तो नहीं वैसा नहीं है, इसमें फर्क है। क्या फर्क है वो चेक करते हैं। भाई अगर मान लीजिए सन के आसपास, इस मान सन है, सन के आसपास कोई भी प्लैनेट अगर मान लीजिए रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो बेटा हर प्लैनेट की एक चीज फिक्स है, पता क्या, उसका पाथ फिक्स है, उसके पाथ को कोई और प्लैनेट नहीं ले सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप जितने प्लैनेट्स होते हैं उनके अगर रेवोल्यूशन की बात करें
और इसकी बात करें तो एक फर्क बच्चा अक्सर पूछता है कि सर फर्क क्या है? फर्क ये है कि जितने प्लैनेट होते हैं, राइट, वो मान लीजिए सन की तरफ, मान लीजिए अब सन, हम इसके एक ऐसा गैलेक्सी की बात करते हैं या ऐसे सिस्टम की बात करते हैं इसमें सन के चारों तरफ सब रिवॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए उसकी बात कर रहे हैं, जैसे अर्थ की बात करें तो अर्थ इस सन के चारों तरफ रिवॉल्व हो रही है, और जब रिवॉल्व हो रही है तो जाहिर सी बात है उसका भी एक पाथ है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो यहां भी बात सेम आ गई कि भाई यहां भी ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, पहली बात है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अर्थ जिस, ध्यान सुनना, अर्थ जिस पाथ को फॉलो कर रही है कोई और प्लैनेट उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ध्यान सुनना, जिस पाथ को वो लगातार फॉलो कर रहा है उस पाथ में कोई भी दूसरा प्लैनेट नहीं आएगा, ये फर्क। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां है तो हो सकता है उसी पाथ को, ध्यान सकता हो सकता है उसी पाथ को दूसरा इलेक्ट्रॉन भी फॉलो कर रहा है, तीसरा भी फॉलो कर रहा है, चौथा भी फॉलो कर रहा है। तो ये एक बहुत डिफरेंस की बात थी कि जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है जिसे आप ऑर्बिट बोलते हैं और इसके ऑर्बिट में ये जमीन आसमान का फर्क है। चलो और क्या उन्होंने और ये बोला कि साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल है? तो इन्होंने बोला कि साइज ऑफ एटम इज तकरीबन 10⁻⁻12, क्या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर के तकरीबन होता है सिर्फ न्यूक्लियस, ठीक है। साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ एटम वेरी स्मॉल है, लेकिन जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। कितना है? 10⁻12 सेंटीमीटर ओनली। एक तो एटम साइज छोटा, न्यूक्लियस साइज बहुत छोटा, तो यानी न्यूक्लियस बहुत जो साइज है वो इतना छोटे होने की वजह से आप कह सकते हैं द टोटल चार्ज पॉजिटिव इज वेरी कन्फाइंड, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है, डिस्पर्स फॉर्म में नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है। क्या? चार्ज पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब इसलिए बोला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एक्चुअली खाली, खूब सारा स्पेस खाली, ठीक है। और इसको उन्होंने क्या बोला था? ध्यान सुनना बच्चे, ये जो स्पेस की बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस स्पेस की जब बात कर रहे हैं इसको इन्होंने बोला है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। इस स्पेस में ही क्या अलाउड है? कौन रह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इतनी बात हो गई, राइट। बहुत छोटी बात थी। क्या? चार्ज पॉजिटिव, मास कन्फाइंड इन सेंटर, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किसमें? एक ऑर्बिट में, पाथ है, डिफाइंड पाथ है। चलिए, अब इतनी बात कह के वो बिल्कुल आराम से चुप हो गए। अब आता है इनका कॉन्ट्राडिक्शन कि भाई इनकी बात को लोगों ने गलत कैसे किया। तो भीड़ में से एक आदमी ने हाथ खड़ा किया, एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। या माय डियर, तो सर हैव यू एवर हर्ड अबाउट मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? ठीक है, राइट। तो उससे पहले बताऊं कि जैसे इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैं करो वेट, लेट मी टेल यू वन थिंग, ठीक है। उस बंदे के क्वेश्चन पूछने से पहले, क्योंकि उन्हें पता था कुछ ऐसा पूछ सकता है, क्योंकि वो पूछ सकता था इलेक्ट्रॉन, क्या पूछ सकता था कि सर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व करेगा, जरूरत क्या है उसका रिवॉल्व करने की। तो उसका आंसर उन्होंने क्या दिया, क्या सुनना बच्चे, या इनफैक्ट उन्होंने क्या दिया, इनफैक्ट हम क्या समझते हैं, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो इसको हम समझते हैं कि कैसे, क्यों कर रहा होगा। चलो बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि यहां पे आपके पास न्यूक्लियस है और यहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा सही बना देता हूं, ट्राई कर रहा हूं, यहां पे आपके पास न्यूक्लियस है और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, जब रिवॉल्व करके अब दो तरह के फोर्स यहां पे अप्लाइड हैं, एक इलेक्ट्रॉन का इसकी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चा को? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ये लगेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन खिंच जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन खिंच गया तो न्यूक्लियस घुस गया, सब खत्म। यानी इस फोर्स को वो मेंटेन कर रहा होगा, इस तरह से मेंटेन कर रहा है कि घुस नहीं रहा। अब वो कैसे हो सकता है? मूवमेंट की वजह से एक फोर्स और आएगा जो बाहर की तरफ होगा, जो कहां होगा? बाहर की तरफ। और इसको आप क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दो तरह के फोर्स होंगे, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बात ये आती है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर आया कैसे, है ना। तो कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर बोलता हूं
कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। यहां से सुनिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी कर देता हूं का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। बट यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आ रहा है, यह भी एक सी बात थी। अब यहां पे ये पता लगा कि भाई आप ये ध्यान देखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों आया है, क्योंकि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आप ये मान के चलिएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका है, क्यों है, वो ध्यान सुनना बच्चे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है और न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है, तो इनकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसकी वजह से, न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हुआ, तो पता ये लगता है कि चार्ज पार्टिकल के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है बच्चा, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीस टू चार्ज पार्टिकल्स शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है बच्चा, अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा कि आप किस किस की बात कर रहे हैं। एक तो चार्ज स्पीसीज है इलेक्ट्रॉन, चलिए तो मैं एक काम करता हूं ना, इसको मैं लिख सकता हूं F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका हो गया E, साइड बातें देखिए E, ठीक है। अब दूसरा चार्ज स्पीसीज है तो प्रोटॉन है। बड़ी बात और भी है, ये जो प्रोटॉन है वो डिफरेंट एटम्स का डिफरेंट होगा। फिर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, कि इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, इसका मास सेम है, चार्ज सेम है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोटॉन्स की बात करो तो हाइड्रोजन में नंबर प्रोटॉन्स 1 होंगे, जो एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। और अगर आप हीलियम की बात करो तो 2 हो गए, लिथियम की बात करो 3 होगा, राइट। यानी कि अगर मान लीजिए आप यहां पे चार्ज की बात करेंगे तो सपोज एक प्रोटॉन है तो चार्ज होगा कितना, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट चार्ज, यानी प्लस E होगा, 1 होगा। 2 होगा तो 2 प्लस E हो गया, 3 तो 3 प्लस E हो गया, अगर 3 प्रोटॉन है तो, ठीक है। और ये 1 2 3 क्या है, एटॉमिक नंबर तो है। तो मैं काम करता हूं कि 1 2 3 1 2 और 3 करने से बढ़िया मैं काम करता हूं ना, मैं इसको सिंबल देता हूं Z, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 1 है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं इसे ZE। सपोज एक प्रोटॉन है तो मैं लिखूंगा इसे 1E। अगर 2 प्रोटॉन हो गए, Z कितना हो गया, 2 हो गया। 3 प्रोटॉन हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। तो मैं इसे लिख सकता हूं 3E। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं, मैंने 3ZE क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रोटॉन्स की बात करोगे तो प्रोटॉन्स का नंबर डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर, यानी एलिमेंट पे बात करेगा। और एलिमेंट कौन सा है उसका हम कैसे पता लगाते हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। हाइड्रोजन होगा तो एटॉमिक नंबर 1, हीलियम तो 2, लिथियम तो 3 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चा। तो इसलिए हमने क्या किया, Z यानी एटॉमिक नंबर से इस चार्ज को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये चार्ज तो सेम ही रहेगा। प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना होता है, इक्वल बट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फॉर्मूले में E और लिखना चाहूंगा ZE, ठीक है बच्चा। और अपॉन कितना हो गया, R स्क्वायर, यानी टोटल जो फॉर्मूला आपको आता है ये आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर, ठीक है ना, Z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आपका आ रहा है F, ध्यान से बच्चे F। और ये जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली में किसका है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां जो सेंट्रीपिटल फोर्स था, जिसे आप यूजुअली फॉर्मूला बताते हैं Fc इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, ये एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो कितना है बेटा, Fe इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बच्चा। इसका बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें कुछ मत कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, आसान हो गया। चलिए तो अब रदरफोर्ड ने इतनी बात कह दी, ये तो है हमने खुद सोचा है कि भाई इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसी को ओवरकम करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो लगा रहा है, इसलिए मूव कर रहा है, सीधी सी बात। मूव नहीं करेगा तो ना घुस जाएगा। तो ये बात हम जानते हैं, लेकिन अब इसके बाद एक शख्स आए जिसका नाम था मैक्सवेल, ठीक है। अब देखो रदरफोर्ड कैसे मतलब अपना जो मॉडल है वो उसे फेल करना पड़ा, यानी फेल हो गया।
क्यों? क्योंकि मैक्सवेल आया था। मैक्सवेल ने क्या बात की थी, बस रुको बता रहा हूं। तो एक्चुअल में क्या है, मैक्सवेल ने रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछा। मैक्सवेल क्या बोलता है कि सर एक बात बताइए, नाम क्या था, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछा, सर हैव यू एवर हर्ड अबाउट, मतलब मैक्सवेल ने एक क्वेश्चन पूछा, मैक्सवेल नहीं थे वहां पे, बट मैक्सवेल की थ्योरी क्वेश्चन पूछ रही थी, किससे, रदरफोर्ड से, ठीक है। तो एक शख्स ने इस थ्योरी का हवाला दिया और कहा, सर हैव यू एवर हर्ड अबाउट मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? क्या आपने कभी भी मैक्सवेल थ्योरी के बारे में सुना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में? तो पूछता व्हाट इज दैट, वो क्या? कह रहा सर अकॉर्डिंग टू दैट, if a charged particle, पहले सुनो ध्यान से, if a charged particle is moving or revolving around another charged particle, if a charged particle is revolving around another charged particle, it will lose energy in the form of radiations. दोबारा बोल रहा हूं, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो क्या बोलता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के आसपास रिवॉल्व करेगा तो इट कॉन्स्टेंटली लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब ऐसा हुआ तो सर आपका मॉडल तो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि एक चार्ज पार्टिकल ये है ना, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है दूसरा चार्ज पार्टिकल, और दूसरा चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन है, और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा इसके आसपास, ध्यान सुनना, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो लगातार अपनी एनर्जी को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और ऐसा हुआ तो सर ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो पहले अगर ये यहां था तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होगी और धीरे धीरे वो यहां पे फॉल हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी फॉल हो जाएगा, धीरे धीरे बहुत जल्दी फॉल होगा। तो यानी अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा तो इट शॉर्टन्स इस पाथ, यानी जो उसका पाथ होगा वो धीरे धीरे शॉर्ट हो जाएगा और कम हो जाएगा प्रोटॉन्स में। और सर ऐसा हुआ तो आपका एटम जिंदा कैसे बचेगा? इस बेसिस पे उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो एटॉमिक मॉडल है, भाई वो फेल हो गया। एक और चीज बात थी, मैं बताऊंगा आपको, बाद में डिस्कस करेंगे। इन्होंने भी स्पेक्ट्रम इनके हिसाब से, ध्यान सुनना बच्चे, एटम्स का जो स्पेक्ट्रम होता है, मैं बस इन्फॉर्म कर रहा हूं, एटम्स का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, राइट। एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है बच्चे। उसको ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि एटम स्ट्रक्चर लाइन स्पेक्ट्रम कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके हिसाब से जैसे मूव कर रहा है या फिर जो मूव कर रहा है, इनके हिसाब से स्पेक्ट्रम आएगा तो कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूअस टाइप आएगा, क्योंकि लगातार एनर्जी की बात कर रहे हैं, गैप नहीं एनर्जी में, लगातार एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। और अगर ऐसा आएगा, ध्यान सुनना बच्चे, और अगर ऐसा आएगा तो जाहिर सी बात है उस केस में स्पेक्ट्रम अगर आएगा तो कैसा आएगा, कंटिन्यूअस इनके हिसाब से, बट आता कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसके बारे में इन्फॉर्म या इसके बारे में ये किसी भी हालत में बात नहीं कर पाए थे, तो यहां इनका मामला फेल हो गया। अब क्या होता है, अब जो शख्स ये सारी काम कर रहा था उनका नाम था क्या, नील बोर, ठीक है, ध्यान से नहीं, नील बोर एक्चुअल में इस सारे के सारे काम कर रहा था, और नील बोर की निगाह थी रदरफोर्ड के सारे एक्सपेरिमेंट्स पे और उनके मॉडल पे। नील बोर ने कहा कि मैं बताऊंगा कि मॉडल क्या होता है एटम का, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है, किसी भी साइंटिस्ट को अगर मान लीजिए आप एनालाइज करो कि अगर वो सक्सेसफुल हुआ है तो कुछ ना कुछ रीजन जरूर रहते हैं। न्यूटन की अपनी अलग बात कहते हैं, आइंस्टाइन अलग बात कही, राइट, बहुत सारी बातें कही, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि हाँ, एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो फॉर्मूला हमने अभी किया था उसमें कुछ चीजें मैं आपको और ऐड कर देता हूं, फिर बताता हूं नील बोर ने क्या किया था, क्योंकि वो उसमें कुछ सिंबल्स थे जो आप में से कुछ जानना चाहेंगे। तो फॉर्मूला ये था बेटा, अगर आपको याद हो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बच्चे। इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Q1 था आपका एक चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, R क्या था बता दूं आपको, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, इसे क्या बोलते हैं, जेरी बोलना, आपको याद हो जेरी, इलेक्ट्रॉन्स और जेरी के बीच में अगर डिस्टेंस r है, ठीक है बच्चा, जस्ट मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं एक बार, अगर इलेक्ट्रॉन और जेरी के बीच में, हालांकि वहां मैंने बताया था अगर डिस्टेंस r है, ये रेडियस होगा,
तो माय डियर तब उस केस में आपका जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है बच्चे, और इसमें सिंबल का मतलब क्या, Q1 आप समझते हैं, Q2 आप समझ गए, R आपको पता लग गया, 4 आप जानते हैं, पाई आप जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट एक क्या होता है, एक कांस्टेंट है, जैसे बोलते हैं परमिटिविटी बोलते हैं ऑफ स्पेस, परमिटिविटी ऑफ या परमिटिविटी ऑफ स्पेस ऐसा बोलते हैं कुछ, ठीक है, वो बोलते हैं आप एप्सिलॉन नॉट को। अब एनीवे अभी ये तो बात खत्म हो गई, मुझे लगा कि ये इस शायद हमने बात नहीं की इसलिए मैं बात की आपसे। अब इंपॉर्टेंट बात है कि हम बात कर लेते हैं किसकी भाई, बोर साहब की। तो बोर के बारे में बात कर रहे थे, और माय डियर बोर की खास बात ये थी कि वो बहुत जबरदस्त मैथमेटिशियन था, जबरदस्त। जैसे मेंडल एक जबरदस्त क्या था, मेंडल की खास बात ये थी कि मेंडल एक अच्छा खासा स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज रखने वाला बंदा था, तो प्रीस्ट था, वो अलग बात है। इसलिए वो सारे के सारे लॉ वो दे चुका था, आपको याद हो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो तभी दे पाया था क्योंकि उसको इसका ज्ञान था। जितने भी वो बीज बाज का था ना, आपको याद होगा पाइसन सटाइवन से एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, है ना, जितने डेटा है उसे एनालाइज कर पाया था। क्यों, ही वाज वेरी स्ट्रांग इन स्टैटिस्टिक्स। सिमिलरली ये जो भाई साहब थे हमारे नील बोर, वेरी स्ट्रांग इन मैथमेटिक्स। इन्होंने क्या किया, अब हम बात करेंगे नील बोर के पोस्टुलेट्स की, यानी इन्होंने इनके हिसाब से एटम कैसा होना चाहिए, इनको बोलते हैं पोस्टुलेट्स। क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स, यानी कि मेरे हिसाब से भगवान कैसा होता है तो मेरा पोस्टुलेट होगा, पोस्टुलेट्स। ठीक है बच्चा, तो इनके हिसाब से जो पोस्टुलेट्स थे वो क्या थे, वो सुनो, किसके, नील बोर के। अब मैं नील बोर, थॉमसन, रदरफोर्ड बैठे हैं, अब मैंने अपना मॉडल बताना स्टार्ट किया। ठीक है जी, अब मैं क्या बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं कि देखिए भाई, एटम इज स्फेरिकल इन शेप। रदरफोर्ड बोलते हैं आई सेड द सेम थिंग, ओके, the whole charge positive, then whole positive charge and total mass is confined in a very small area known as nucleus. क्या बोलता है, I said the same thing. न्यूक्लियस वर्ड किसने यूज किया था, रदरफोर्ड, I said the same thing. फिर मैंने बोला as a नील बोर, इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in circular path. बस यहाँ के रुक गया वो। अब इसमें उसे चेंज क्या किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनके मॉडल का। रदरफोर्ड का जो पाथ उसने बताया था और जो नील बोर का पाथ है उसमें डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं कि वो डिफरेंस क्या था, वो चेक करते हैं। तो नील बोर और रदरफोर्ड की बात करें तो हमारी एक तरफ मैं बनाता हूं, ये रदरफोर्ड की बात करूंगा और एक तरफ मैं बात करूंगा यहां पे नील बोर की, और आपको दिखने में सेम ही लगेगा, है ना, दिखने में आपको सेम ही लगेगा। ठीक है, देखो बेटा, रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस से चक्कर मार रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए अगर मैं कहता हूं ठीक है चक्कर मार रहे, ठीक है, मार रहे होंगे, ठीक, लेकिन बोर ने क्या बोला, नहीं, वो चक्कर तो मार रहे हैं, बट उनका जो, ध्यान सुनना, उनका जो चक्कर मारने का पैटर्न है, जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, वो उनकी मर्जी पे डिपेंड नहीं करता, वो उनकी मर्जी पे डिपेंड नहीं करता, वो कुछ कैलकुलेशन है, वो कुछ कैलकुलेशंस है, राइट। यानी उसका जो पाथ है, यानी पाथ ये होगा या फिर यही होगा या फिर यही होगा, यानी इनको जो आप पाथ दे रहे हैं, ये वाला पाथ, ठीक है, ये जो पाथ आप दे रहे हैं इसकी कुछ खास बात होगी। बस ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है, राइट, कहीं भी मूव कर, ऐसा नहीं, उसकी स्पेशल जगह है जहां मूव कर सकता है, तो स्पेशल जगह क्या, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया। वो क्या, तूने बोला मान लीजिए ये आप चार्ज पॉजिटिव की बात करते हैं, यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, इसका मास क्या है, m, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है आप कहीं बात कर लीजिए, ऐसे, रेडियस क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मास कितना है m, रेडियस कितना है इसका r, ठीक, कोई दिक्कत। अब उन्होंने एक टर्म यूज किया, मैं यहां नोट करता हूं, उन्होंने एक टर्म लेके आए, नया टर्म, उन्हें बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल नया टर्म लेके आए थे, एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं चाहूंगा आप एक जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट, ठीक है, देखिए।
अब उन्होंने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया एल से, वेक्टर ऑफ एल, राइट, वेक्टर एल इज इक्वल टू आर वेक्टर, ये आप जानते हैं, पी वेक्टर, ठीक है बच्चे, राइट। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सुनना बच्चे, फिजिक्स आपकी मुझसे ज्यादा अच्छी होगी तो आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसे लिख दूं, ठीक है। उसे क्या लिख सकता हूं, आर, और इसको लिख सकता हूं मैं एम वेक्टर वी, लिख सकता हूं, मोमेंटम एम वी होता है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपकी परमिशन हो तो आर, क्या लिख सकता हूं उसमें, इसमें ऐसे लिख सकता हूं ना उसको, आर एम वी होगी ना, इसे मैं लिख सकता हूं क्या, बहुत आसानी से इसे लिख सकता हूं क्या बेटा, ध्यान सुनना बच्चे, आर एम वी साइन थीटा, लिख सकता हूं आराम से, देखिए लिख सकता हूं, आर एम वी साइन थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। अब चेक कीजिएगा, अब साइन थीटा, जरा एंगल देखिए कितना है, ये जो एंगल है आपका कितने का है, 90 डिग्री है ना, 90 का एंगल। और अगर साइन 90 की बात करूं तो यहां पे कितना आएगा, जो चेक करते हैं, यहां बात करेंगे कितना है 90, एंड साइन 90 की वैल्यू कितनी, साइन 90 कितना होता है, अरे भैया साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना आ गया बेटा, ये आपका आ गया mvr, यानी जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ध्यान सुनिएगा बच्चे, ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये आपका होता है इक्वल्स टू mvr। ये एक नई चीज लेके आए थे, एंगुलर मोमेंटम। तो अब बहुत सिंपल सी बात समझो, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m हैविंग रेडियस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है बच्चा, और एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया mvr, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, कितना हो गया mvr, इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है। चलिए अब मैं इसे रब करूंगा यहां से, चलिए क्या, अब मैं इसे यहां से रब कर देता हूं। और इन्होंने क्या बात कही, ध्यान सुनना बच्चे, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, फाइन, बट वही में रिवॉल्व कर सकता है जहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या हो, ध्यान सुनना बच्चे, जहां पर mvr यानी एंगुलर मोमेंटम जो है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, ध्यान सुनना बच्चे, जहां पर mvr जो हो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, ये बात कहा, ठीक, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो सकती है 1 2 3 4, क्या नहीं हो सकती 1.5, क्या नहीं हो सकती 2.5, राइट, 3/4, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसने ये बोला है, पहले आप सुन लीजिए, समझाऊंगा आपको। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं पे मूव कर सकता है जहां पर mvr की वैल्यू h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तेरी वैल्यू क्या हो सकती है, mvr की वैल्यू हो सकती है 1h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, 4h अपॉन 2 पाई, बट 1.5h अपॉन 2 पाई नहीं हो सकती, ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी नहीं हो सकती, सीधी सी बात। आई होप यू गेट इट, पक्का। चलिए इतनी बात आपको पता लग गई कि ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इतनी बात पता लग गई। अब देखिए मैंने कहा था मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको इसमें और इसमें, और ध्यान सुनना बच्चे, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, चेक करना, ये अगर ये ऑर्बिट नंबर 1 हुआ, ये ऑर्बिट नंबर 2 हुआ और 3 हुआ, तो इसके लिए जो mvr की वैल्यू होगी, चेक कीजिएगा, इसकी वैल्यू होगी, वो होगी 1h अपॉन 2 पाई, इसके लिए कितनी होगी 2h अपॉन 2 पाई, इसके लिए कितनी होगी 3h अपॉन 2 पाई। तो अब ये जानना जरूरी है कि भाई m कितना है, मास, क्या होता है मास, v वेलोसिटी, r क्या है रेडियस। नाउ व्हाट इज n, n आपका वो शेल नंबर, शेल नंबर 1 2 3, इसी को आप किस तरह जानते हैं, तो n कितना हुआ, n आपका हुआ शेल नंबर, यानी नंबर ऑफ शेल की बात कर रहे हैं, जो कितना हो सकता है 1 2 3, या आप क्या कहते हैं, या आप कहते हैं KLM और n, ऐसे बोलते हैं, इन्हीं को आप एनर्जी लेवल बोलते हैं, क्या बोलते हैं एनर्जी लेवल्स, ठीक है, इन्हीं को आप क्या बोलते हैं एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब उसने बोला क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स इज ओनली अलाउड टू स्टे इन दोज ऑर्बिट्स, खास बात क्या है, जहां पे इसका जो mvr की वैल्यू है यानी एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। ये बात हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत, आसान हो गया। अब क्या, अब बात ये आती है कि अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल है तो इसके लिए समझने की कोशिश करते हैं, तो मतलब क्या हुआ, मान लीजिए
इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड है, कहां कहां हो सकता है। मान लीजिए आप आपके घर के आसपास, इधर एग्जांपल सुनिएगा, आपके घर के आसपास एक फील्ड में एक स्क्रीन लगती है, ठीक है, फील्ड में, राइट, और आपको कहा जाता है बैठ जाइए वहां पे, फील्ड में स्क्रीन है और मैच चल रहा है, तो आपको जहां जगह मिलेगा बैठ जाएंगे, जब भी आपको स्पेस मिलेगा बैठ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आप वही मैच अगर आप देखना चाहते हैं एक पिक्चर हॉल में, सिनेमा हॉल में, तो आप सब जगह बैठ सकते हैं। अब आपका फिक्स सीट है, पहली सीट, पहली रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, और वहां पे जो अरेंजमेंट होता है वैसे होता है, नीचे फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई ठीक है आप एक काम कीजिएगा, इसमें पैसे लगेंगे, पहली सीट पे कितने, 50 रुपए, 60, 70, 80, 90, 100 एंड सो ऑन। तो आप ये सोच के देखिएगा कि अगर आपने 50 रुपए दिए तो आप कहां जाके बैठेंगे, फर्स्ट वाले में जो बिल्कुल पास होती है। 60 रुपए अलग, 70, 80, 90, 100 एंड सो ऑन। मतलब ये है, कहने मतलब ये है कि आपको पिक्चर हॉल में जो अलाउड आपको कर रहा है वो है मोर का मॉडल, यानी जहां पे आपको बैठना है वो फिक्स्ड है, पैसा फिक्स्ड है उसका। जबकि अगर आपने स्टेडियम में देख लिया, ठीक है डियर, तो फिक्स नहीं है, मैदान है वहां पे, आपकी स्क्रीन लगी हुई है, आप गए कहीं बैठ गए, तो कहीं बैठ गया कौन सा मॉडल है, रदरफोर्ड। और सिनेमा हॉल बैठे कौन सा मॉडल है, ये वाला। अब ये कहता है, ध्यान सुनना बच्चे, अब ये कहता है कि अब रदरफोर्ड ने नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा, आप नोट्स की चिंता मत कीजिए, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो ऑलरेडी इस पे मिल जाएंगे आपको। फिर रदरफोर्ड क्या बोलता है कि अब क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रदरफोर्ड ने एक बात जरूर कहनी थी, क्या, कि आपने कहा कि टोटल मास एंड टोटल चार्ज पॉजिटिव इज कन्फाइंड इन अ स्मॉल एरिया, आई एग्रीड, आई आल्सो सेड द सेम थिंग। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, आई आल्सो सेड द सेम थिंग। आपने कहा कि इसमें एमवीआर की आप लेके आए नई चीज, फाइन, लेकिन वो आपका मैक्सवेल कहां गया, आप तो कह रहे थे मैक्सवेल की थ्योरी आप भी याद दिला रहे थे, अब मैक्सवेल कहां गया, कैन आई वेट, मैक्सवेल हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। उसे बात सीधी हो रही, क्यों वो ये बोलता है कि while revolving in a particular orbit, ध्यान सुनना, while revolving in a particular orbit it neither lose energy nor gain energy। अब मैं एक काम करता हूं, इसी बात को कहने के बाद ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं बोर्ड से। क्या बोला उसने कि while revolving in a particular orbit, while revolving in a particular orbit it neither lose energy nor it gains energy। ये काम नहीं करता, ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। यानी कि एनर्जी ऑफ दीज स्टेट आर एक्चुअली में, क्या सुनना, क्वांटाइज्ड। इसलिए अगर आपने कभी भी क्लास 9th में बोर मॉडल की बात की थी तो वहां पे एक टर्म यूज किया था, डिस्क्रीट वर्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैन ओनली स्टे इन दोज ऑर्बिट्स, ठीक है, जिसकी एनर्जी डिस्क्रीट होती है, फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड मतलब क्या हुआ, ये रहा NH2, इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही अलाउड है। और इसीलिए ये जो आप चर्च की बात करते हैं, इनको उन्हें नाम दिया, पता क्या, इनको इससे नाम दिया है क्या, अलाउड स्टेशनरी स्टेट, अलाउड स्टेशनरी, चेक कर लेना है AEM, अलाउड स्टेशनरी स्टेट। और ध्यान से उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन इज ओनली प्रेजेंट इन अलाउड स्टेशनरी स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने जो हमने अलाउ किया है, किस टर्म्स में, इस टर्म्स में, उसी में अवेलेबल होगा, बाकी अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर, दोबारा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फाउंड इन द अलाउड एनर्जी स्टेट ओनली, यानी कि इलेक्ट्रॉन इनके बीच में नहीं होगा, इसके बीच में नहीं होगा, या तो यहां होगा या यहां होगा या फिर यहां होगा। अब क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा यहां पर रहेगा, तो उसने क्या बोला, नहीं पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जा सकता है, ठीक है। तो पहले आप सुन लीजिए कि अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है, राइट, विद दीज सेट ऑफ एनर्जी लेवल, तो उसको हम बोलते हैं उसका ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको हम नाम देते हैं इसका ग्राउंड स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जिस एनर्जी लेवल के साथ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी शेल में, उसका वो ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? या ऐसे नॉर्मल स्टेट बोलते हैं। एक और नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट और एक और नाम देते हैं नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट। ठीक है, अब एक और चीज सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है या दूसरे से आ सकता है। अब मैं एक बात यूज करूंगा, मैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की बातें करूंगा। मैं बात करूंगा, ध्यान सुनना बेटे, ये सब सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी कि क्वांटाइज होना चाहिए या डिस्क्रीट एक ही बात होती है। अलाउड एनर्जी स्टेशनरी स्टेट होना चाहिए और इसी को आप अलाउड एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हो। ठीक है, और मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी शेल में है, ठीक है, तो वो उसको उसका ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट बोला जाता है। ठीक है बच्चा, अब क्या होता है, अब इतनी बात मैं इसे यहां से रख कर देता हूं। अब ये बात आती है कि क्या इलेक्ट्रॉन जिंदगी भर के लिए नहीं रहेगा? ठीक है, हमने देखा है कि अगर मान लीजिए हम एटम को एनर्जी दें तो कुछ होता है उसको, गुस्सा नहीं होता, लाल हो जाता है। जैसे आयरन को कहो, अगर मान लीजिए लोहे को आप गर्म कर दो तो लाल हो जाता है, तो क्या उसे गुस्सा आता है? कुछ तो होता होगा। अच्छा, वो क्या होता है वो भी सीखेंगे, थोड़ा टाइम दो, वो भी सीखेंगे। लेकिन इतना पता लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अलाउड एनर्जी स्टेट से क्या मूव कर सकता है। आंसर इज यस। तो डियर, अब सीधी सी बात यह है, जो अलाउड एनर्जी स्टेट न्यूक्लियस के जस्ट करीब होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। यानी यहां से लेके यहां तक एनर्जी स्टेट में चेंज आएगा। ठीक है बेटा, अब हम ये कहते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है? यस, मूव कर सकता है। कहां से? अब चेक करना, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम लोअर टू हायर, और इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है फ्रॉम हायर टू लोअर, दोनों कर सकता है, हायर टू लोअर। और मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ध्यान सुनना। इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है लोअर टू हायर और हायर टू लोअर। कैसे? मान लीजिए आप उस सिनेमा हॉल गए थे और आपने 50 रुपए दिए। ठीक है, 50 रुपए दिए तो आपको टिकट दिया उसने, किसका भैया? सबसे आगे वाले का। वहां बैठना पड़ेगा। कह रहे यार मुझे तो 3-4 सीट आगे बैठ रहा है, तो 90 रुपए दो, 90 रुपए दो। तो 50 में आपने 40 ऐड कर दिए तो आप ऊपर पहुंच गए, वहां नहीं, आप ऊपर पहुंच गए सीट पे। आप और पैसे देंगे, आप और पहुंच जाएंगे, आपने और पैसे दिए और कुछ पहुंच जाएंगे। अच्छा, ऐसा हुआ क्या कि आपने अगर मान लीजिए 50 रुपए दिए तो 5 सीट पे नहीं बैठे आप, ठीक है, आप उनके कहीं बीच में आ गए, मतलब पहली सीट दूसरी सीट के बीच में। आप ऐसा करते हैं, आप ये कहते हैं भाई एक काम करो यार, मुझे ना आप एक काम करो भाई, आप मुझसे 55 रुपए ले लो, 55 रुपए। ठीक है, कह रहा भाई साहब पॉसिबल नहीं है, या तो 50 का होगा 60 का होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सीट तो या तो 50 वाली है 60 वाली है, भाई 55 वाले को सीट ही नहीं है, 55 वाले को सीट ही नहीं है यार। तो 50 वाले 5 वाले सीट ही नहीं है तो मैं आपको क्यों दूं? आपको दे सकता मैं, या तो 50 वाली बैठिए या 60 वाली बैठिए। ऐसे ही है, यानी एनर्जी जो सेट होगा या तो 50 वाला है या फिर 60 वाला है, 70 वाला, 80 वाला, बीच में नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपको एक लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाना है, तो लोअर से अगर हायर जाना है तो आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और अगर आप हायर से लोअर आ रहे हैं तो आपकी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ देखें, चेक करते हैं, अगर ऐसा कुछ देखते हैं, अगर मान लीजिए आप यहां पे, ध्यान सुनना, यहां पे कुछ चल रहा है और सपोज इस शेल्स है, ये वाले शेल्स है। ठीक है, अगर आप एनर्जी, अगर आप सपोज यहां पे हैं, चेक कीजिएगा, अगर आप यहां पे हैं और अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी की है उसके हिसाब से या तो यहां पहुंचेंगे, या यहां पहुंचेंगे, या यहां पहुंचेंगे। समझ गए? तो आप अब ध्यान सुनिएगा, इसको आपने क्या बोला? ग्राउंड स्टेट। जहां पे आप थे इस पूरे जगह को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आपका ग्राउंड स्टेट, यानी आप ग्राउंड स्टेट में थे। अब यहां से आप पहुंचे यहां पे, यहां पे, यहां पे, इन सारे स्टेट्स को आप बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। आई होप इट इज विजिबल। ठीक है बच्चा, एक्साइटेड स्टेट। तो आप थे ग्राउंड स्टेट पे और यहां से जब आप ऊपर जा रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप यहां थे, चेक कीजिएगा, एक तो ये हो गया, मैं यहां दिखाता हूं डिफरेंट पेन से। अगर मान लीजिए आप यहां थे, चेक करना, अगर आप यहां थे तो आप यहां से यहां आ सकते, यहां से यहां आ सकते, यहां से यहां आ सकते,
डिपेंड करता है कि आप एनर्जी कितनी लूज की है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चे, एनर्जी किसी भी शेल की फिक्स है। इससे कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप सोच के देखो एनर्जी, जब ये सब सारी चीजें क्वांटाइज्ड हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, तो उसकी एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, यानी एनर्जी फिक्स है। तो अगर मान लीजिए लोअर से हायर में आपको जाना है तो आपकी एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और अगर आपको हायर से लोअर जाना है तो इतनी एनर्जी आपको लूज करनी पड़ेगी। मैंने यहां दिखाया कि सपोज फर्स्ट से आप सेकंड पे गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो लोअर एनर्जी से हायर जाना है तो आप एनर्जी लोगे ना, या तो जाओगे, और हायर से नीचे आना तो एनर्जी लूज करो। तो यहां से यहां जाना है तो आपको एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? काफी मैसी हो गया, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे आप चीजों को। ठीक है बच्चा, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूं आपको कि इस बात का स्पेक्ट्रम से क्या मतलब है। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, इसे जरा रिमूव कर रहा हूं, यहां से रिमूव करता सारी चीजें, और सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन आप लगा दीजिए एक ही चीज पे जो अब मैं बनाने वाला हूं। तो कॉन्सेंट्रेशन ये लगाना है आपको कि अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ध्यान सुनना सब लोग बहुत ध्यान से, थोड़ी सी बात और बाकी है मेरी। ये न्यूक्लियस है और एक लेवल ये हुआ, एक लेवल ये हुआ, एक लेवल ये हुआ, एक लेवल ये और एक लेवल ये, मान लीजिए। और हमने बोला कि अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर जाएगा। अगर सपोज इलेक्ट्रॉन यहां था तो वो यहां जा सकता है, वो यहां जा सकता है, वो यहां जा सकता है, और वो यहां जा सकता है। ठीक है, तो इस स्टेट को हमने क्या बोला, ग्राउंड स्टेट। ये सारी कैसे होंगी, एक्साइटल स्टेट। यानी इस इलेक्ट्रॉन के लिए, चेक करना, इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर ये ग्राउंड स्टेट था, क्या बोलेंगे इसको, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या होंगे, सारी की सारी ये इसके लिए एक्साइटेड स्टेट होगी। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर नीचे आना हो, सपोज मान लीजिए वो यहां से नीचे आना हो तो यहां से यहां सकता है, यहां से यहां सकता है, यहां से यहां सकता है, यहां से यहां सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटी। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? आसान? अच्छा जी, चलिए ये बात भी समझ आ गई। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि बच्चा इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, बहुत ध्यान सुनना बच्चे, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है वो बेटा मूव किस फॉर्म में करता है, इट एक्चुअली जंप्स, इट एक्चुअली जंप्स। इलेक्ट्रॉन जंप करता है, वो ट्रैवल नहीं करता। याद सुना बच्चे, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, वो ट्रैवल नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर ट्रैवल करता होता तो जो स्पेक्ट्रम मिलता वो मिलता कॉन्टिन्यूअस। अगर ट्रैवल करता तो स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है इसको, कॉन्टिन्यूअस। जबकि स्पेक्ट्रम मिलता कैसा है, स्पेक्ट्रम मिलता है माय डियर कैसा, डिसकंटिन्यूअस, यानी लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, लाइन के फॉर्म मिलता है। इसमें गैप्स होते हैं, दो लाइंस के बीच गैप्स होते हैं। गैप तभी आ रहा ना जब या तो यहां पे या फिर यहां पे, या फिर यहां पे या फिर यहां पे, ऐसे मूव नहीं कर रहा, चल रहा है, लगातार चल रहा है, ऐसे नहीं कर रहा, वो कूद रहा है ऐसे, चाहे नीचे से ऊपर चाहे ऊपर से नीचे, वो कूद रहा है। कूदने की वजह से आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो लाइन मिलेगा जिसमें गैप्स होते हैं। याद है आपको गैप्स वाले थे, गैप्स मिलेगा। जबकि इसमें क्या था, इसमें आपको गैप्स नहीं मिलता था, ऐसे करने वाला था स्पेक्ट्रम, विब्जियो टाइप का, जैसे मर्जिंग टाइप का। ठीक है, तो अब रदरफोर्ड के हिसाब से अगर रदरफोर्ड सही था तो आपको स्पेक्ट्रम मिलता कौन सा, कंटीन्यूअस। बट एक्चुअली आपको स्पेक्ट्रम कैसे मिल रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था किसका, नील बोर का। ठीक है, तो MVR = NH/2π, हमने इसकी बात की। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात थी। अब एक बात और भी, अगर मैं एक छोटी सी बात आपको पूछूं, बड़े इसमें रब कर दूं, मतलब ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और बात कर लें। अगर मैं ये बात करूं, बिल्कुल अगर मान लीजिए मैं अगर नील बोर होता और मुझे अगर बताना होता कि भाई जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है या एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स होता है, बदल नहीं सकता, तो एक काम करता है, अब ध्यान सुनना। मैंने फॉर्मूला बताया MVR = NH/2π। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछे कि भाई एक बात बताइए, हम अगर ये बोलते हैं व्हाइल बीइंग इन एनी शेल एंगुलर मोमेंटम से चेंज नहीं हो सकता, मैं बहुत सिंपल है समझना, बहुत सिंपल। चलो कैसे, देखो बहुत सिंपल सी बात। MVR डिपेंड किस पे कर रहा है, N पे, H पे और 2 पे और पाई पे। ठीक, N क्या है, शेल नंबर, वो तो चेंज होगा नहीं। सपोज अगर वो N = 2 में है और हम कह रहे हैं कि इसकी एनर्जी उस पे मूव करते हुए चेंज कभी नहीं होगी, N की वैल्यू 2,
कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब H की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 into 10⁻34 जूल्स सेकंड। फिक्स है, प्लैंक्स कांस्टेंट। कैसे बोलते हैं? प्लैंक, मैक्स प्लैंक ने दिया था, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स हो गई। और अगर इसकी वैल्यू फिक्स हो गई वाडियल, इसकी वैल्यू भी फिक्स हो गई, तो ये भी चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, तो ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, 2 की वैल्यू फिक्स, पाई की वैल्यू फिक्स। जब सारी की सारी चीजें चेंज हो ही नहीं सकती हैं, तो ये चेंज क्यों होगा? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चे। तो इस बेसिस पे जो हम बात कह सकते हैं बोर के मॉडल की बात। सुनो बेटा, बोर का मॉडल फेल हुआ, उसके बहुत सारे वजह थे। और एक स्पेक्ट्रम, बस 1 मिनट और बात करूंगा। एक स्पेक्ट्रम था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट थे जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मैं बस उस एस्पेक्ट का नाम लिख देता हूं, थोड़ी सी बात बताता हूं, थोड़ी सी बात, ठीक है। अगर कभी भी हमने कहा कि हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, इसको और डिटेल में सीखेंगे थोड़ी देर में, बट मैंने कहा कि भी लाइन के फॉर्म में स्पेक्ट्रम आता है, ठीक। लेकिन जब आप अल्ट्रा स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब आपने लाइन स्पेक्ट्रम को देखा, तो उसमें और महीन लाइन थी, उसमें और स्प्लिटिंग थी, जो दिख रहा है ना आपको, राइट, उसमें और स्प्लिटिंग थी। तो स्प्लिटिंग क्यों होती है, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोर, पहली बात। दूसरी बात, ये सब नोट्स के फॉर्म में दूंगा आपको। दूसरी बात ये है कि जो बोर था, वो और कुछ चीजें हैं जो वो नहीं बता पाया था। वो क्या? एक नाम देते हैं हम ज़ीमन इफेक्ट, ज़ीमन इफेक्ट, ठीक है। और एक नाम देते हैं स्पार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। दो नाम है, एक ज़ीमन इफेक्ट और एक स्टार्क इफेक्ट। ये दोनों की दोनों वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नाउ व्हाट इज ज़ीमन इफेक्ट? देखो डियर, बहुत सिंपल है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज ज़ीमन इफेक्ट। व्हाट इज स्टार्क? स्पार्क से याद रखना, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर स्प्लिटिंग हो रही है स्पेक्ट्रल लाइंस की, तो उसे बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में वो स्प्लिट हो रहा है, उसे बोलेंगे कौन सा? ज़ीमन इफेक्ट। ये दोनों के दोनों इफेक्ट बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है बच्चे। और उसके बेसिस पे उसका भी मॉडल फेल हो गया था। और एक और चीज थी, एक और आएगा बाद में, जिसे बोलते हैं हाइजेनबर्ग। ये एक और भाई साहब थे, बढ़िया, ठीक है। हाइजेनबर्ग का एक प्रिंसिपल था जिसे बोलते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और मानिए इस प्रिंसिपल को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से बोर का भी मॉडल भी डिस्कार्ड कर दिया गया था, ठीक है बच्चे। तो आज हमने बहुत सारी चीज सीखी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को चला के नोट्स जरूर बना लीजिएगा। एक बार आपने देख लिया, एक बार नोट्स बना लीजिए। और मैं देखिए, वो नोट्स इसलिए बनाने ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, फिर सिस्टमैटिक नोट्स आपको भेज रहा हूं, आप वो देख सकते हैं हमसे। थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।